नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। आपको बता दें कि 9 अप्रैल को बिहार के 5 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है और ये नाम है अमरेंद्रधारी सिंह, प्रेमचंद्र गुप्ता, उपेंद्र कुशवाहा, रामनाथ ठाकुर और हरिवंश नारायण सिंह। आपको यह बेहतर मालूम है कि हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा में उपाध्यक्ष हैं और पिछले 2 टर्म से राज्यसभा सांसद हैं। वहीं हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि रामनाथ ठाकुर मंत्री हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि किसकी सदस्यता बरकरार रहेगी, मतलब किसको फिर से राज्यसभा भेजा जा सकता है। कई सारे ऐसे नाम हैं जिनकी चर्चा बहुत जोर पकड़ रही है। कहा यह जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी फिर से नहीं भेजेगी, इसकी चर्चा गर्म है। हालांकि जब भी आप उनकी पार्टी के लोगों से पूछिएगा तो वो इस बात पर बिफर उठते हैं, लेकिन बीजेपी के खेमे से, जेडीयू के खेमे से इस तरह की बात बताई जाती है कि इस बार संभव नहीं है, क्योंकि वो अपने बेटे को एमएलसी बनाएंगे तो उनको राज्यसभा नहीं भेजा जा सकता है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि उपेंद्र कुशवाहा की जगह कौन जाएगा। एक नाम बड़ी चर्चा में है कि पवन सिंह को इस बार राज्यसभा भेजा जाएगा। आपको याद होगा पवन सिंह लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ काराकाट से मैदान में उतरे थे और उनके खड़े होने की वजह से उपेंद्र कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा था। पवन सिंह को पार्टी से निकाला गया। फिर पवन सिंह विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी में शामिल हुए और आपको बेहतर पता है कि उनका एक गाना बड़ा हिट हुआ था कि जोड़िया मोदिया नीतीश के हिट हुई। जिस तरीके से भारी बहुमत मिला एनडीए को, और उसके बाद ये कहा जाने लगा कि पवन सिंह की बड़ी भूमिका रही है और मनोज तिवारी ने तो पहले ही कह दिया था कि सब कुछ तय है, पवन सिंह को पुरस्कृत किया जाएगा, पवन सिंह भाजपा में बड़े नेता के तौर पर सामने दिखेंगे। तो सवाल ये उठता है कि क्या पुरस्कृत राज्यसभा के सीट के रूप में किया जाएगा, किस तरीके से पवन सिंह को पुरस्कृत किया जाएगा, ये भी सवाल उठता है। आप देखेंगे जेडीयू 2 बार से ज़्यादा अक्सर किसी को राज्यसभा भेजती नहीं है, तो हरिवंश नारायण सिंह क्या फिर से राज्यसभा भेजे जाएंगे क्या? क्योंकि रामनाथ ठाकुर और हरिवंश नारायण सिंह दोनों नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। तो हरिवंश नारायण सिंह क्या तीसरी बार भी जाएंगे या इस बार कोई और चेहरा होगा? इन तमाम बातों की चर्चा हम करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ जो बिहार से मेहमान जोड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय पहले करा दें। हमारे साथ प्रियदर्शी रंजन जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रियदर्शी रंजन, आपका स्वागत है। हमारे साथ रामबंधु वत्स जी जुड़े हैं, बिहार की बात में राजनीतिक विश्लेषक हैं। रामबंधु वत्स जी, आपका भी स्वागत है। मैं सबसे पहले रामबंधु वत्स आपके पास आना चाहूँगा और मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि हरिवंश नारायण सिंह भाई चर्चित नाम है, पत्रकार ही रहे हैं पहले, और इस बार कहा जा रहा है कि उनका भी टेन्योर पूरा हो रहा है, तो क्या वो फिर से राज्यसभा भेजे जाएंगे या उनके नाम की जगह किसी और नाम की चर्चा है? क्या जानकारी है आपके पास? हरिवंश नारायण सिंह को दोबारा भेजने जाने पे संशय है, ऐसी खबर मिल रही है, क्योंकि ये जो राज्यसभा की का जो चुनाव है, ये जदयू और बीजेपी में बड़े भाई बनने वाली एक जंग की जैसी रहेगी। हालांकि सब कुछ स्थिति सामान्य है, कोई वैसा कोई सियासी टकराव वाली स्थिति नहीं है, लेकिन जो 5 सीटों पे ये चुनाव होने वाला है, तो जो 5वां सीट है वो जदयू चाहती है कि उनके पास रहे और बीजेपी चाहती है कि वो उनके पास रहे 5वां सीट, नहीं तो फिर उनके ही इशारे पे चिराग पासवान के पास रहे। ऐसे में हरिवंश नारायण सिंह का जो चेहरा है वो जदयू के ऐसे नेताओं जैसे कि केसी त्यागी जी हैं, हरिवंश नारायण जी हैं, इन लोगों के बारे में माना जाता है कि वो अब जदयू का जो पॉलिटिकल कोर ग्रुप है इस वक्त वो उनके साथ नहीं है।
ऐसे में हरिवंश नारायण जी को लेकर के एक संशय की स्थिति है। हालाँकि कुछ दिन पहले हरिवंश नारायण जी एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा था, जहाँ हरिवंश नारायण जी और जितने भी सांसद हैं, सब ललन सिंह सब साथ में बैठे हैं, आपस में सहजतापूर्वक बातचीत कर रहे हैं। तो जदयू अपनी तरफ से हरिवंश नारायण सिंह का ये प्रयास निश्चित तौर पे हो रहा होगा और स्वाभाविक भी है कि वो दोबारा जाएँ इसको लेकर के ललन सिंह सहित नीतीश कुमार एवं अन्य प्रभावशाली जदयू के नेताओं के बीच वो बातचीत कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि चूँकि उनकी छवि एक बीजेपी समर्थक के रूप में है, जदयू के वैसे नेता जो बीजेपी को पसंद करते हैं या नरेंद्र मोदी के वो प्रशंसक हैं, ऐसी छवि होने के कारण उनको दोबारा भेजे जाने को लेकर के संशय है। और इसके अतिरिक्त रामनाथ ठाकुर में संशय नहीं है। रामनाथ ठाकुर जी जो कि वो कर्पूरी ठाकुर के हैं के परिवार के हैं और साथ ही साथ वो अति पिछड़ी जाति के भी हैं, तो उनको लेकर के कोई संशय नहीं है। लेकिन हरिवंश नारायण जी में ये संशय हो सकता है और अगर हरिवंश नारायण जी पे सहमति तभी बन पाएगी जब बीजेपी और जदयू में सब कुछ समान होगा। बिल्कुल सब कुछ समान होगा, आपसी सहमति से होगा। जो टकराहट की बातें चल रही है, वो टकराहट की बातें अगर वो खत्म हो जाए या वो यथार्थ नहीं हो। जैसे कि लोकसभा चुनाव में भी इस तरह की बातें विधानसभा चुनाव में भी इस तरह की बातें चलती थी कि क्या जदयू के समर्थक हैं, खासकर अति पिछड़ी जाति या कुर्मी समाज का जो वोटर है वो बीजेपी उम्मीदवार को वोट देगा या नहीं देगा। इस तरह की जो क्यासबाजी चल रही थी, चिराग पासवान का वोट बैंक है वो क्या जदयू उम्मीदवार के को वोट देगा नहीं देगा, इस तरह की क्यासबाजी चल रही थी। लेकिन फिर सब कुछ सामान्य हुआ, आपस के जो वरिष्ठ नेता हैं एनडीए गठबंधन के, वो बातचीत करके इस गुत्थी को सुलझाए और बहुत ही एक शानदार परिणाम एनडीए को मिला। उस तरीके का अगर आपस में तालमेल बैठ बिठा करके ही अगर ये प्रत्याशी खड़ा करने की बात होगी, तभी हरिवंश नारायण जी को मिलने की गुंजाइश है। ऐसे में वरना अगर ये नहीं हो पाएगा या अभी तक जो स्थिति है, जिस स्थिति की सूचना अभी तक है, वो जदयू ये चाहती है कि वो 3 सीटों पे चुनाव लड़े, 2 तो उनमें है ही, एक 5वां सीट वो लड़े। तो इस स्थिति में अगर कहीं भी तनाव है, तो मुझे लगता है कि उन नेताओं से परहेज जदयू करेगी और कर भी रही है जिनकी छवि मोदी समर्थक या मोदी प्रशंसक के रूप में जदयू के भीतर है। जी। मोदी प्रशंसक के रूप में जदयू के भीतर है, तो दूसरा नाम कौन हो सकता है? प्रियदर्शी रंजन, हरिवंश नारायण सिंह ही रहेंगे या कोई और बनने जा रहा है? जा रहे हैं ये तय हो चुका है। उनके पैरविकार अब जनता दल यूनाइटेड के भीतर बचे नहीं हैं। और जिस तरीके से हरिवंश जी की निष्ठा पर सवाल पिछले दिनों जनता दल यूनाइटेड के भीतर खड़ा हुआ, उससे तो ये बिल्कुल ही नहीं लगता है कि हरिवंश जी दोबारा राज्यसभा के सांसद बनने जा रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूं कि क्यों नहीं बनने जा रहे हैं। वे इसलिए नहीं बनने जा रहे हैं कि उस सीट पर संजय झा की भी नजर है। संजय झा अभी तो वर्तमान राज्यसभा है, लेकिन वे चाहते हैं कि किसी तरीके से वो उपसभापति वाला जो सीट वैकेंट होगा ना, उस पर भी काबिज हो जाए। क्योंकि केंद्रीय मंत्री के तौर पर उनको मौका मिला नहीं है, तो वे एक बड़ा पोर्टफोलियो चाहते हैं। संजय झा, उनकी नजर वहां पर है और जनता दल यूनाइटेड के भीतर हरिवंश जी का कोई पैरोकार बचा नहीं है। हरिवंश जी राज्यसभा बने थे, उसके पीछे इंटेलेक्चुअल चौकड़ी काम कर रहा था। ये चौकड़ी था शैवाल गुप्ता का, जो अब दिवंगत हो गए, नहीं रहे। हरिवंश जी खुद, श्रीकांत जी, जिनको जनता दल यूनाइटेड ने पुरस्कृत कर रखा है, नीतीश कुमार की सरकार ने पुरस्कृत कर रखा है एक संस्थान का लगातार चेयरमैन बना करके, और इसमें चौथा नाम था सुरेंद्र किशोर का। ये 4 जो इंटेलेक्चुअल चौकड़ी थी, कहीं ना कहीं इनको सेट कर दिया गया, या इनकी जो उम्मीदें थी वो पूरी हो चुकी हैं। राज्यसभा चले गए हरिवंश जी, शैवाल गुप्ता जी को आदरी एनजीओ को बहुत फायदा मिला नीतीश कुमार की सरकार में। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इन सुरेंद्र किशोर जी को सेटल कर दिया, जो ये लोग इंटेलेक्चुअल बैटिंग कर रहे थे एनडीए के लिए। उसके हिसाब से पहले तो जनता दल यूनाइटेड के कोटे में ही रखा जाता था सुरेंद्र किशोर को भी, लेकिन जिस तरीके से हरिवंश जी ने अपना पाला बदला भारतीय जनता पार्टी की ओर, उसी तरीके से सुरेंद्र किशोर ने पिछले कुछ दिनों से अपना पाला भारतीय जनता पार्टी की ओर बदल लिया था और उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने पुरस्कृत कर दिया है। तो अब ये चौकड़ी भी उस तरीके से धमाल नहीं बचा रही है। अब उनका कोई ग्रिप नहीं रहा। नीतीश कुमार चूंकि सर्वे सर्वा निर्णय लेने के मामले में रह नहीं गए हैं जनता दल यूनाइटेड के भीतर, कई चीज फैक्टर्स आ गए हैं और उन फैक्टर्स में अभी फिलहाल हरिवंश जी बिल्कुल किनारे नजर आ रहे हैं। हरिवंश जी के खिलाफ एक और मामला जा रहा है कि हरिवंश जी हैं उत्तर प्रदेश के, वे उनकी कर्म भूमि कह सकते हैं कि वो झारखंड है और आंशिक तौर पर बिहार।
उनको याद किया जाता है झारखंड की पत्रकारिता के लिए, न कि बिहार की पत्रकारिता के लिए। तो ये भी जो एक फैक्टर है कि हरिवंश जी को जो हम लोग जनता दल यूनाइटेड के भीतर ये सोचा कि जो सीट हम लोग देते हैं राज्यसभा का, उसका इम्पैक्ट हमको नहीं मिलता है। एक इंटेलेक्चुअल सेल था, उसमें उन्होंने काम किया था, उसका अवार्ड उनको मिल चुका है, अब बार बार नहीं मिलेगा। तो ये फैक्टर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं हरिवंश जी के खिलाफ जाता हुआ नजर आ रहा है। नए लोगों को मौका देने की बात भी जनता दल यूनाइटेड के अंदर खाने से उठ रही है। कोई नया चेहरा हरिवंश जी की जगह पर राज्यसभा में जाएगा जनता दल यूनाइटेड के कोटे से। हाँ, एक बात और मैं इसमें जोड़ देता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा, जिनको कहा जा रहा था कि हो सकता है कि जनता दल यूनाइटेड वाली जो सीट है वहां से उनको राज्यसभा भेजा जाए, तो वैसा भी नहीं होने जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड बिल्कुल फ्रेश चेहरे को इंट्रोड्यूस करने जा रही है एज अ राज्यसभा मेंबर। वो चौकाऊ नाम होगा, उसके नाम का अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन वो बेहद चौकाऊ नाम होगा कि किसको राज्यसभा में जनता दल यूनाइटेड भेजती है। डॉक्टर अरुण कुमार की भी नजर है ये राज्यसभा वाली सीट पर। हालांकि उनके बेटे भतीजे सारे सेट हो गए हैं, लेकिन उनकी भी नजर कहीं न कहीं उस राज्यसभा की सीट पर है। कई लोग दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन अंतिम मुहर ललन सिंह को लगाना है नीतीश कुमार के बाद। अंतिम मुहर ये जो मसला है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हरिवंश जी किनारे नजर आएंगे और जनता दल यूनाइटेड एक फ्रेश चेहरे को इंट्रोड्यूस कर देगी। बात अगर भारतीय जनता पार्टी के कोटे से भी करें, जो कहा जा रहा है कि पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा में से किसी एक को राज्यसभा भेजा जाएगा, तो उसमें मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा का पलड़ा थोड़ा कमा है और पवन सिंह भी राज्यसभा नहीं जा रहे हैं, ये भी तय है। अगर कुछ लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पवन सिंह को राज्यसभा में भेजने जा रही है, तो मुझे लगता है कि वो जल्दी में है। और भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी जल्दीबाजी नहीं करने जा रही है। जिस तरीके से भगवंत मान का क्रेज और कद है, उसी तरीके का कद और क्रेज पवन सिंह का है। तो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि उनके भीतर कोई राज्यसभा में बैठा एक ऐसा व्यक्ति हो जो भगवंत मान साबित हो। इस लिहाज से भी देखा जाए तो पवन सिंह भी राज्यसभा में जाते हुए मुश्किल से नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर वे चले जाते हैं और उपेंद्र कुशवाहा नहीं जाते हैं, तो ये एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर होगा। उपेंद्र कुशवाहा के फेवर में मामला इसलिए नहीं जा रहा है कि अपने बेटे को उन्होंने मंत्री बना दिया है और उनके सामने समस्या यह है कि दो में से उन्हें क्या चाहिए। आप खुद को भेजेंगे राज्यसभा या बेटे को विधान परिषद? एक ही ऑप्शन उनके पास है, एनडीए के भीतर से एक ही ऑप्शन उनको दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि वो खुद राज्यसभा नहीं जाएंगे और अपने बेटे को विधान परिषद में भेजेंगे। जी, अपने बेटे को विधान परिषद में भेजेंगे तो उपेंद्र कुशवाहा क्या दीपक कोचगवे जी बाहर रह जाएंगे? आप अगर उनकी पार्टी के कुछ नेताओं से पूछिए, प्रवक्ता से पूछिए, तो वो भड़क जाते हैं, बिफर उठते हैं, कहते हैं क्या आपको बीजेपी वालों ने बताया है? अरे भाई, कोई ना कोई तो बताया ही है, तभी तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस बात की। और अपने सूत्रों को तो हम लोग डिस्क्लोज करते नहीं हैं, पर ये चर्चा तो है। वैसे अभी मंथन का दौर जारी है, लेकिन कहा जा रहा है कि भाई उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी एमएलए, बेटा मंत्री, अगर उनको बीजेपी राज्यसभा भेज देगी अपने कोटे से, तो सब कुछ भाई पूरे परिवार को ही दे देगी। तो ये कैसे चलेगा? ये बात कही जा रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को नाराज कर सकेगी? कुशवाहा वोटर्स को साथ रखने के लिए उपेंद्र कुशवाहा भी तो जरूरी है। बड़े नेता हैं, अपने समाज का बड़ा समर्थन उनको मिलता है। आपको ध्यान होगा कि लोकसभा चुनाव में जो हुआ उसकी बड़ी वजह क्या हुई? उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ पवन सिंह उतरे और उसका परिणाम 4 सीट पर दिखाई दे दिया कि कैसे एनडीए हार गई। विधानसभा में एनडीए ने इसको खत्म किया, इस कंफ्यूजन को दूर किया, और उपेंद्र कुशवाहा पहले ही राज्यसभा जा चुके थे। अब उपेंद्र कुशवाहा चूंकि विवेक ठाकुर की जगह पर राज्यसभा गए हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा को फिर बीजेपी राज्यसभा नहीं भेज करके कोई ऐसा मैसेज देगी जिसका दूरगामी असर अलग अलग राज्यों में भी पड़ सकता है। कुशवाहा समाज में ऐसा दिखाई पड़ता है, या बिहार में भी उनको बगावती तेवर अपनाने के लिए छोड़ सकती है एनडीए, ये ऐसा आपको दिखता है? देखिए, जहाँ तक उपेंद्र कुशवाहा की बात है और जिस तरह से राज्यसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है, उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी ने ही अपने कोटे से भेजा था, ये तय है। और जिस तरह से अब 4 सीटें हैं,
4 सीटों में जेडीयू और आरजेडी का मसला बनता है, जेडीयू और माफ करेंगे बीजेपी का मसला बनता है, और 4 सीट लड़ाई 5वीं सीट पर होगी, और 5वीं सीट पर हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा को टैग किया जाए। और जिस तरह से मुझे लगता नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा को इतना जल्दी इग्नोर करेंगे लोग। 5वीं सीट में 5 या 6 की संख्या घटेगी तो उसको इंतजाम करने के लिए उन्हें कहा जाएगा। तो मुझे लगता है कि 5वां सीट जो है जिसपे ओवैसी एक फैक्टर बनेंगे, ओवैसी एक टर्निंग पॉइंट होंगे उसके, और बसपा, तो कहीं इनको 5वीं सीट की लड़ाई पर तैयारी ना कराई जाए। जिस तरह से आपने कहा कि 4 सीटों में अभी हरिवंश जी की बात चली, अभी पवन सिंह की बात चली, देखिए कहीं ना कहीं एलजेपी भी है इस मैदान में, और वो अभी चर्चा ये है कि अपनी मां को उतारना चाहते हैं। तो हो सकता है कि चूंकि पवन सिंह को टिकट नहीं देने का एक मसला बनता है, इसलिए बनता है कि बंगाल में चुनाव है, और बंगाल में जिस तरह से उनके गानों की पर आसनसोल का टिकट कट गया था, तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी फिलहाल कोई रिस्क कवर करेगी। तो पवन सिंह के सीट पर एक सीट मुझे जो समझ में आता है, लोग भले कहते हैं कि नितिन नवीन को शायद नहीं मिले, मगर नितिन नवीन एक सीट पर श्योर हैं, और एक जो पवन सिंह जिसका नाम चल रहा है, कहीं उस सीट पर, उस कोटे पर चिराग पासवान की लॉटरी तो नहीं लग सकती। ये बात मैं समझता हूँ, मेरा जो एनालाइज करने का जो मैं जो लोगों से बात कर रहा हूँ। दूसरी सवाल कि जिस तरह से जेडीयू अब उपेंद्र कुशवाहा को नहीं लेना, सिर्फ जेडीयू अगर हरिवंश जी को, जिस तरह से ट्रैक रिकॉर्ड है हरिवंश जी का इन दिनों, तो हरिवंश जी को अगर नहीं देती है टिकट, वैसे लोग कह रहे हैं कि दोनों रामनाथ ठाकुर और हरिवंश जी दोनों जा सकते, चूंकि एक उपसभापति है, एक मंत्री है। मगर मुझे जो चर्चा है सुनने में, एक तीसरा नाम उभर कर आ रहा है, क्योंकि 5वीं सीट से नीतीश कुमार को कोई लेना देना नहीं है। 5वां सीट बीजेपी अपना एक प्रयोग स्थल बनाएगी, तो वहां पर जिस तरह से नाम आता है अनिल हेगड़े, जो कि बड़े करीब रहे हैं नीतीश कुमार के, और पार्टी के बड़े वफादार रहे हैं, और चुनाव की सारी जिम्मेवारी इन सबों की हेगड़े पर है, और बड़े अनुभवी आदमी है। चर्चा होती है कि इनकी सीट पर अनिल हेगड़े का नाम चलता है। हो सकता है नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार क्या सोचते हैं, क्या करेंगे, ये किसी को पता नहीं है, नीतीश कुमार खुद जानते हैं। तो जहां तक 5वां सीट है, वो जो है वो उपेंद्र कुशवाहा को, क्योंकि एक बैग आउटराइट रिजेक्ट नहीं करेंगे। अब जिस तरह से उनके बेटे विधान परिषद के सदस्य होंगे, और उपेंद्र कुशवाहा का जिस तरह से पवन सिंह के साथ इनका कालाकाट का मसला बना था, तो मुझे लगता है कि 5वीं सीट पर इनको, या कहेंगे चिराग पासवान को, अगर चिराग पासवान 5वीं सीट पर आते हैं तब हो सकता है कि इनकी छुट्टी हो जाए, इनका टिकट कट जाए। मगर मैं जो समझता हूं कि चिराग पासवान की माता जी हो सकता है कि पवन सिंह के कोटे पर जाएं, जैसा मुझे जानकारी मिली है। मैं पुष्ट नहीं करता इसको, मगर ये बातें चल रही हैं। दूसरी ओर 5वें सीट पर अगर आरजेडी मदद करती है चिराग पासवान की मां को, जैसा कि उन्होंने एक बार रामविलास पासवान की मदद की थी जब रामविलास पासवान बहुत बुरी स्थिति में आए थे, तो लालू प्रसाद ने उन्हें राज्यसभा भेजा था। हो सकता है कि पारिवारिक मामला को लेकर नहीं, पर ये सवाल उठ रहा है ना कि भाई उनकी मदद करेंगे, उससे अच्छा खुद ही क्यों नहीं अपना एक राज्यसभा सदस्य भेजेंगे। उनके नेतृत्व पर भी तो सवाल उठ रहा है। दरअसल देखिए, एक राज्यसभा सीट पाने के लिए आपको 41 विधायकों का समर्थन चाहिए, और 41 विधायक का समर्थन कैसे मिले, तो आप इस बात को ध्यान रखिए, आरजेडी 25 विधायक, एआईएमआईएम 6 विधायक, 5 विधायक, 25-5 30, कांग्रेस 6, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो 36, और उसके बाद भी 5 और विधायक हैं, 5 और विधायक बीएसपी के विधायक हैं,
उनकी भी एक संख्या है। तो इस तरीके से और छोटी छोटी पार्टियां, लेफ्ट की 3 जीते हैं, उसके बाद एक आईआईपी है, आईपी गुप्ता की पार्टी है, तो कुल मिलाकर के 41 हो जाता है। 41 विधायक समर्थन दे देंगे तो एक राज्यसभा सदस्य इनके भी तो चले जाएंगे। तो ये अपना राज्यसभा सदस्य क्यों नहीं भेजना चाहेंगे? जो एनडीए के एक कंस्टिट्यूएंट की तरफ से राज्यसभा सदस्य भेजेंगे, ये समझ से परे है। अगर उनको मदद भी करना होगा, मैं जिस बात को समझता हूं, तो मदद भी तब करेंगे, उसको करेंगे जैसे वो उपेंद्र कुशवाहा की मदद कर सकते हैं। जहां पर जो 5वें सीट की बात हो रही है ना, कि 5वें सीट को लेकर के थोड़ा जद्दोजहद है, तो वो मदद उपेंद्र कुशवाहा को करेंगे और कुशवाहा वोटर्स में ये पैगाम देंगे कि देखो, उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा हमने अपनी मदद से भेजा है। ये वो राजनीतिक चाल चल सकते हैं। आलोक वत्स जी। जो भी परिदृश्य बिहार में है, मुझे लगता है कि जेडीयू रामनाथ ठाकुर और हरिवंश जी को रिपीट कर देगी अंतोगत्वा। लेकिन अगर किसी कारणवश रिपीट उनमें से एक नहीं हुए तो वो होंगे हरिवंश जी। तो रामनाथ ठाकुर को वो किसी भी कीमत पर नहीं छेड़ेंगे। और रही उपेंद्र कुशवाहा की बात, तो इनका तो पूरा परिवारवाद अब हर तरीके से हावी है और बिहार के लोगों ने देखा है, इनकी अपने पार्टी के लोगों ने भी देखा है। मुझे नहीं लगता है कि इनको अभी की परिस्थिति में राज्यसभा जेडीयू भेजने का काम करेगी। और रही बात पवन सिंह की, अभी यूजीसी को लेकर जिस तरीके का बिहार में माहौल बना हुआ है, उसमें पता नहीं किस समझ से पार्टी पवन सिंह को भेजने का सोच रही है। पवन सिंह को इस तरीके से, ठीक है, आजकल नचनिया गवनिया ये सब का बहुत झंडा फहर रहा है, लेकिन अपने समाज में इनकी कोई ऐसी पैठ हो, ये मैंने कभी महसूस नहीं किया है। नहीं, आप देखिए आलोक वत्स जी, आप इनको नचनिया कहिए, मुझे लगता है ये थोड़ा सा डेरोगेटरी शब्द है, लेकिन डेरोगेटरी नहीं है। आप इस बात को जान लीजिए कि अगर इनका प्रभाव नहीं होता, इनका सम्मान नहीं होता, इन पे लोग फिदा नहीं होते, इनके दीवाने नहीं होते, तो भाई स्टार प्रचारक के रूप में इनको घुमाया क्यों जाता? ये तो एक सवाल है ना कि बिहार में इनको क्यों घुमाया गया। दूसरी बड़ी बात यह है आलोक वत्स जी कि ये खड़े हुए चुनाव में, काराकाट में, उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता तीसरे नंबर पर चले गए। आपको ये बात मालूम होगा। तो सवाल यह है कि इनका जो चार्म है, इनकी जो लोकप्रियता है, ठीक है, इनके निजी जिंदगी में बहुत तरह के ऐसे बात हैं जिसको लेकर के कंट्रोवर्सी पैदा होता है, लोग तरह तरह की बात करते हैं, लेकिन अगर वो वोट देने वालों की संख्या नहीं होती तो बीजेपी इनको स्टार प्रचारक नहीं बनाती, बीजेपी इनको स्टार कैंपेनर नहीं बनाती। हमने विधानसभा चुनाव में देखा है कि इनकी मांग किस तरीके से थी, लोग इनको किस तरीके से पसंद कर रहे थे। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात मेरे से पूछी कि नचनिया गवनिया आपने क्यों कहा, ये डेरोगेटरी है। ये डेरोगेटरी नहीं है, बिहारी भाषा में इसी तरीके का शब्द का प्रयोग होता है कि ये लोग क्या हैं। और दूसरी बात कि अगर किसी अगर कोई बहुत बड़ा नेता हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर कॉमन नेता को आजकल बुलाइए किसी भाषण देने के लिए तो भीड़े नहीं आता है। उसमें अगर कोई सब टाइप का आदमी आ जाए तो भीड़ जुट जाती है। वो भीड़ आती है गाना सुनने, वो आती है डांस देखने, लेकिन उसको अंतोगता पंकज जी का भाषण सुन के जाना पड़ता है। तो उस लिहाज से मैंने कहा, अगर भीड़ जुटानी है जुटा लीजिए। बहुत सी जगह मैंने देखा मनोज तिवारी के नाम पर लोग, वो कौन पप्पा, रिगिया के पप्पा के नाम पर बहुत भीड़ जुट गया।
लगा कि साला एकदम भेड़िया धसान भीड़ बिहारी भाषा में, लेकिन वहां की सीट हार गए, जमानत जब्त हो गया। तो एक अट्रैक्शन तो है, ये मैं मान रहा हूं, इसको मैं डिनाई नहीं कर सकता। अब वो अट्रैक्शन है इनके गानों से, इनके डांसिंग से, वो बरकरार है। लेकिन जिस तरीके से इन लोगों का निजी जिंदगी का माहौल सामने आया है, वो सब भी एक इम्पैक्ट डालता है। नहीं, वो इम्पैक्ट डालता है, वो बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन भीड़ बहुत आती है। और आपको हम ये बताना चाहेंगे, राम बंदोबस्त जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं विधानसभा चुनाव कवर कर रहा था, कई जगह पर ये अकेले आते थे स्टार कैंपेनर के तौर पर, और इनको बुलाया जाता था। ये नहीं था कि बड़े नेता के साथ पहले आके और ये भीड़ इकट्ठा करते थे। और तब इस बात से हैरान मैं भी होता था। लेकिन आप इस बात को जान लीजिए कि लोग इनकी सभा मांगते थे, और बहुत सारे उम्मीदवार को इनकी सभा नहीं मिल पाई, ये वहां पर नहीं पहुंच पाए राम बंदोबस्त जी। और कुछ जगह पर अगर एनडीए की हार भी हुई तो कहा यह गया कि पवन सिंह आ गए होते तो इतने कम से हम नहीं हारते। क्यों राम बंदोबस्त जी? इन्होंने अलग कैंपेन भी किया। भाई लोकप्रियता तो है, आसनसोल में भी टिकट दे दिए, आसनसोल में भी प्रियदर्शी रंजन जी टिकट दे दिया जाता है। बिहार में इनकी जबरदस्त मांग होती है। चुनाव में इनका सबसे हिट गाना सबके जुबान पर वही है कि जोड़िया मोदिया नीतीश के हिट हुई, आपको बेहतर मालूम होगा। और अब ये नेता के तौर पर भी अलग दिखते हैं। अब ये क्राउड पुलर की तरह किसी बड़े नेता के साथ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, ये अलग सभा भी करते हैं। प्रियदर्शी रंजन जी, देखिए, बिहार में अगर भीड़ की खींचने वाले जो खींच सकते हैं, ला सकते हैं खुद से, उन नेताओं का अगर लिस्ट बनाइएगा तो टॉप 5 में पवन सिंह होंगे। टॉप 5 में उपेंद्र कुशवाहा की क्षमता है क्या उतनी भीड़ जुटाने की जितनी भीड़ पवन सिंह जुटा लेते हैं? मैं पैमाना नहीं मान रहा हूं। एक राजनेता, सफल राजनेता का पैमाना सिर्फ भीड़ जुटाना नहीं होता है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, उस पर बाद में बात होगी। लेकिन अगर भीड़ जुटाने की बात है तो टॉप 5 जिसमें तेजस्वी यादव है, जिसमें चिराग पासवान है, जिसमें नीतीश कुमार है, उसमें पवन सिंह भी हैं। और भारतीय जनता पार्टी के भीतर मुझे नहीं लगता है कि पवन सिंह से बड़ा कोई भीड़ जुटाऊ नेता आज की तारीख में प्रदेश में है। किसी को बुरा लग सकता है, लग जाए, लेकिन पवन सिंह से बड़ा भीड़ जुटाऊ नेता अभी की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार में नहीं है, नहीं है, नहीं है, मान लीजिए। अब बात है कि पवन सिंह की लोकप्रियता किस तरीके की है। जिस तरीके की भी है, जनता उनको पसंद तो कर रही है ना। और राजनीति समावेश का नाम है, इसमें हर क्षेत्र के लोग आते हैं, चुनिंदा क्षेत्रों से लोग आते हैं। कोई उद्योग से आता है, कोई कृषि से आता है, कोई समाज सेवा के क्षेत्र से आता है। राजनीति अपने आप में कोई शुद्ध एक पेशा है नहीं, इसमें कई पेशे के लोग आकर के जुड़ करके ये एक बड़ी नदी है जिसमें कई नदियां जुड़ती हैं, कई क्षेत्र के लोग जुड़ते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि हाल के दिनों में जिस तरीके से कलाकारों की मांग बहुत ज्यादा राजनीति में बढ़ गई है, वो चिंतनीय है। वो इकोसिस्टम, पॉलिटिक्स का जो इकोसिस्टम है उसको गड़बड़ कर रहा है। लेकिन यह कहना कि पवन सिंह को खारिज कर दीजिए, पवन सिंह कुछ नहीं है, तो आपको मनोज तिवारी को खारिज करना पड़ेगा, आपको दिनेश लाल यादव निरहुआ को खारिज करना पड़ेगा, आपको शत्रुघ्न सिन्हा को खारिज करना पड़ेगा, जो किसी जमाने में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े भीड़ जुटाऊ नेता हुआ करते थे। अटल आडवाणी ने इस बात को स्वीकार किया है। बड़े लेकर के चलते थे शत्रुघ्न सिन्हा को लोग, अटल आडवाणी के युग में उनको लेकर के चलते थे अपनी सभाओं में कि शत्रुघ्न सिन्हा शॉर्ट गन बिहारी बाबू जाएंगे, वहां भीड़ जुट जाएगी। आज की तारीख में वही प्रयोग पवन सिंह के साथ हो रहा है। और पवन सिंह का कद बिहार से बाहर भी बहुत बड़ा है। उत्तर प्रदेश में ही चले जाइए, उत्तर प्रदेश में बड़ी लोकप्रियता है पवन सिंह की। मानिए या मत मानिए, पंजाब और हरियाणा तक, बिहार की सीमाओं से बाहर कई प्रदेशों में, खास करके हिंदी पट्टी के प्रदेशों में पवन सिंह की लोकप्रियता पहुंची हुई है। बंगाल, जो कहा जा रहा है कि उनको बैक करना पड़ा, ठीक है, बंगाल की राजनीति थोड़ी अलग है, और वहां भी अगर पवन सिंह पॉपुलर नहीं होते तो उनके गानों का इम्पैक्ट नहीं समझा जाता, कोई ऐसे यारा गहरा गा करके चला जाता वाला मामला होता। और दूसरी बात यह कि इनसे बड़े बड़े पॉपुलर सिंगर तो है ना इस देश में, वो क्यों नहीं क्राउड पुलर हो रहे हैं? वो क्यों नहीं इस तरीके की राजनीति कर पा रहे हैं जिस तरीके की राजनीति पवन सिंह कर पा रहे हैं? हनी सिंह है ना, बादशाह है ना, कई ऐसे गायक हैं। उन गायकों में क्या ये क्षमता है कि भीड़ को इस तरीके से अपनी ओर खींच ले आए? शायद नहीं।
पवन सिंह में वो क्षमता है। खेसारी लाल यादव भी चुनाव लड़ रहे थे आरजेडी के टिकट पर, उनमें वो क्षमता नहीं दिखी जो पवन सिंह में क्षमता दिख रही थी, या पवन सिंह ने जो प्रदर्शन किया, क्या क्षमा बांधा भाई, गजब। और आपने सही कहा कि जो व्यक्ति तीसरे नंबर पर उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता को धकेल देता हो, उसको आप यूं आप खारिज कैसे कर सकते हैं, हल्के में कैसे ले सकते हैं? ये भूल भारतीय जनता पार्टी ने की थी, नुकसान हुआ, या उपेंद्र कुशवाहा ये भूल कर गए, पवन सिंह को मनाने में नाकामयाब रहे, और पवन सिंह की वजह से एनडीए 3-4 सीटें आ रही हैं साहब लोकसभा में, उसमें आरा भी शामिल है, उसमें बक्सर भी शामिल है, उसमें काराकाट भी शामिल है, उसमें औरंगाबाद भी शामिल है। 3-4 सीटों का नुकसान हुआ है, और विधानसभा में वही पवन सिंह जब आपके पक्ष में प्रचार कर रहे थे तो माहौल बना, क्षमा बंधा, और उस क्षमा में इस तरीके से जलवा जलाल आपका हो गया। और पवन सिंह से बड़ा जलवा जलाल करने वाला नेता भारतीय जनता पार्टी के भीतर क्राउड पुलर नहीं है, उसको आप इस तरीके से हाशिए पर नहीं रख सकते हैं। देखिए, सब कुछ माइक्रो मैनेजमेंट करने वाले लोग ही नहीं होते हैं, सब कुछ संगठन करने वाले लोग ही नहीं होते। संगठन तो सबसे बेहतर वाम दलों का होता है। क्या वे क्राउड पुल कर पाते हैं, अपनी ओर आकर्षित मास को कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। आज भी सबसे बेहतरीन वाम दलों का संगठन है। तो संगठन एक तरफ है, क्राउड पुलर नेताओं की छवि दूसरी ओर है। ऐसा प्रयोग तो सभी दलों ने किया है ना, सभी लोग बड़े बड़े स्टार प्रचारकों को बुलाते हैं, अपनी ओर जोड़ते हैं, सभी पार्टियों में ये देखा गया है। तो उसको उस लिहाज से देखा जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि पवन सिंह पर भरोसा उनकी जाति के लोगों का है, यकीन मानिए। अभी वैक्यूम है ये बिहार में, कोई बड़ा नेता राजपूतों का नहीं है, कद्दावर, जिसको आप कद्दावर कह सके। तो वो जो वैक्यूम है उसको कहीं ना कहीं पवन सिंह उस स्पेस को लेते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से मैं पहले भी कह रहा था, पंजाब का ही उदाहरण देख लीजिए ना, एक कलाकार मुख्यमंत्री बन गया। साउथ में आप चले जाइए, साउथ में तख्ता पलट हमेशा फिल्मी कलाकारों के द्वारा होता है। जो उनकी क्षमता होती है, क्राउड पुल करने की जो क्षमता होती है, उसके बदौलत दक्षिण के राज्यों में सत्ता बनती और बिगड़ती है। स्टार प्रचारक होने के साथ साथ वो लोग मास लीडर के तौर पर खुद नहीं, establish पर करते देखिए, हैं। इसका दूसरा पहलू भी है। कई बार हमने बड़े नेताओं को हारते हुए भी देखा है। पवन सिंह खुद काराकाट में क्यों हार गए? इतने ही लोकप्रिय थे तो क्यों हार गए? उसके लिए संगठन की भी जरूरत पड़ती है, ये बात भी समझना पड़ेगा। क्राउड लाना और संगठन के मदद के बगैर चुनाव जीत लेना, ये भी संभव नहीं हो पाता है। यही शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी से थे तो जीतते थे ना। और जब पटना सिटी में उनका संगठन कमजोर था, उन्होंने बहुत प्रयास किया, वो हारे। लेकिन मैं आपके इस बात से सहमत हूं कि पवन सिंह लोकप्रिय हैं। अगर आज के टाइम में भोजपुरी एक्टर के तौर पे अगर सबसे ज़्यादा कोई बिकता है, चलता है, डिमांड में है, तो वो पवन सिंह हैं। और बीजेपी इस बात को समझने लगी है। एक शब्द में कहना चाहूंगा सर, इस बात को भी मानना पड़ेगा कि लाख मनोज तिवारी के लिए कोई कुछ कहे, लेकिन मनोज तिवारी कोई पहली बार के सांसद नहीं है ना, हर बार जीते हैं। इस बात को भी देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जब राइट पार्टी में होते हैं, जिस पार्टी के लिए एक हवा बह रही होती है और साथ ही साथ उनका पर्सनल चार्म होता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तो माहौल जबरदस्त होता है। और इसलिए बीजेपी में रवि किशन भी आए, चुनाव जीतने लगे। यही रवि किशन पहले चुनाव हार रहे थे, मनोज तिवारी चुनाव हार रहे थे, पवन सिंह निर्दलीय लड़े, चुनाव हार गए। तो सवाल ये उठता है कि लोकप्रियता है, माहौल बना देते हैं, और माहौल बनाते हैं, क्राउड पुलर हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन पवन सिंह को राज्यसभा भेज करके जो सामाजिक इक्वेशन है, आजकल जो माहौल बना हुआ है, हर बात में आप देख रहे हैं, अशोक चौधरी को प्राइवेट जेट प्लेन पे चढ़ने वाला व्यक्ति दलित और ओबीसी नजर आता है। वो कहते हैं कि क्या कोई दलित और ओबीसी नहीं चल सकता क्या? उसमें उनको वो दिखाई पड़ता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अभी जब हर चीज में जाति को सामने रखा जाता है कि भाई उससे हमारा कितना वोट जुड़ेगा, तो वैसे में पवन सिंह के लिए जगह होगी क्या?
भाई उस समाज का मुख्यमंत्री, उस समाज का रक्षा मंत्री, उस समाज के और भी लोग हैं जो अहम पद पर हैं, तो पवन सिंह अभी इस जगह पर जा सकते हैं क्या? ये एक देखने वाली बात है। वैसे बीजेपी अपने तरीके से सोचती है, बीजेपी क्या करेगी ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन पवन सिंह का नाम है। पर मैं अगला सवाल करना चाहूंगा, नितिन नवीन को लेकर के बड़ी चर्चा थी, लेकिन अब खारिज कर दिया गया है कि नितिन नवीन नहीं जा रहे हैं राज्यसभा। कहा जा रहा है कि भाई टाइप 8 बंगला मिल गया उनको दिल्ली में, वो विधानसभा में ही बने रहेंगे और वो राज्यसभा नहीं जाएंगे। रामबंधु वत्स जी क्या कहते हैं आप? जी, नितिन नवीन के जाने की चर्चा पहले थी, लेकिन जैसे जैसे समय गुजर गई अब उनके नाम की भी चर्चा हुई कि वो भी नहीं जाएंगे। दरअसल 2 सीट बीजेपी के पास है, जिसमें से वो दोनों सीट को जातिगत समीकरण के आधार पे बहुत ही नाप तौल करके ही वो अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी, जिसमें वो सवर्णों की बजाय, क्योंकि नितिन नवीन को राज्यसभा जाने की अपेक्षा सबसे बड़ी बात है कि उनको पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। तो नितिन नवीन को सिर्फ कायस्थ के रूप में नहीं, एक बिहारी के रूप में भी, युवा के रूप में भी और सवर्णों के रूप में भी एक बहुत बड़ा पद बीजेपी ने दे दिया है। तो इसलिए अब ये दोनों सीट ऐसा लगता है कि वो पिछड़ी जाति या अति पिछड़ी जाति वाली जो समीकरण है, जाति का समीकरण है, इसके लिहाज से वो तय करेगी और इसमें भी उनके नाम चौंकाने वाले होंगे। कोई सामान्य सा जो कार्यकर्ता होगा, जिसके बारे में कोई अटकलबाजी नहीं लगा सकती है, वैसे कोई कार्यकर्ता को बीजेपी भेज सकती है जो अति पिछड़ी जाति की हो या फिर वो पिछड़ी जाति की हो। ये भी हो सकता है कि वो उस जाति के हो जिस जाति के स्वयं बिहार के मुख्यमंत्री हों, ताकि कई बार कई ऐसे नेता हैं जो पटेल समाज से आते हैं, बीजेपी में हैं, पहले उनको टिकट मिली थी, उसके बाद फिर उनको कभी टिकट नहीं मिल पाई है। तो बहुत सारे तर्क वितर्क हैं उन नेताओं के बारे में या उन नेताओं के बारे में जिनके बारे में अब ये माना गया कि कहीं बीजेपी उनको इग्नोर कर रही है, या वो कार्यकर्ता जिनको विधानसभा चुनाव में वो काफी मेहनत किए हैं, इस तरीके से ही बीजेपी निर्णय लेगी। लेकिन उनमें नितिन नवीन का नाम नहीं है। नितिन नवीन को जो मान सम्मान कद जो भी मिलना, अध्यक्ष बन गए, उसके बाद उन्हें मान सम्मान सब कुछ मिल गया है। उनको प्रधानमंत्री के द्वारा ये भी कहा गया है मेरे बॉस हैं। तो एक तरीके से समझिए कि उनके सम्मान का कोटा भी पूरा हो चुका है और वो केवल अपनी ही जाति नहीं बल्कि बिहार के लिहाज से देखेंगे तो पूरे सवर्ण वाले कोटे में आते हैं, और ऐसे आप राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो उन्होंने बिहारियों का स्थान बढ़ाया है। तो इस तरीके से नितिन नवीन का राज्यसभा नहीं जाने की जो बात है उसमें मुझे दम दिखाई देती है। और पवन सिंह बीजेपी के लिए उपयोगी हैं, लोकप्रिय भी हैं, लेकिन उन्होंने जो पार्टी के लिए मेहनत किया है, इसके बदले में उनको सम्मान देने का कई तरीका है। उनको वायु श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था भी मिल गई है और भी तरीके हैं जिससे बीजेपी उनको खुश रख सकती है, लेकिन उन्हें राज्यसभा नहीं भेजेगी। राज्यसभा का जो सीट है वो बिल्कुल ही जातिगत समीकरण के आधार पर होगा, और मुझे लगता है कि वो अति पिछड़ी जाति या पिछड़ी जाति इन्हीं में से होगा। वो उस लिहाज से होगा कि बीजेपी अब जो जदयू का जो आधार वोट बैंक है उसकी परवाह करती है, या उसमें लीडरशिप बीजेपी अपने तरीके से उभारना चाहती है। इस तरीके के समीकरण को ध्यान में रख करके ही बीजेपी बहुत ही गहन तरीके से छानबीन करके, नाप तौल करके अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। नहीं, घोषणा करेगी वो ठीक बात है, पर बात वहीं पे आकर के अटक जा रही है ना कि उपेंद्र कुशवाहा नहीं तो क्या चिराग पासवान की मां, ये सवाल उठता है कि क्या चिराग पासवान की मां को मौका मिल सकता है, और क्या इस तरह की कोई बात हुई है क्या, ये भी एक सवाल उठता है। दूसरा सवाल ये उठता है कि भाई 2 लोगों में किसको भेजेगी बीजेपी? 5 खाली हुआ है, 5वें को लेकर के लड़ेगी, पर 4 तो पक्का है ना, जेडीयू में 2, बीजेपी के 2। बीजेपी के 2 कौन से होंगे, ये सवाल तो बनता है। दीपक कुचगवे जी, कोई 2 नाम जो लगता है नितिन नवीन नहीं होंगे, पवन सिंह हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो भाई और दूसरा नाम कौन सा है? क्या चिराग पासवान की मां, या 2 और कौन नाम हैं जिनकी चर्चा है? देखिए, आप 4 सीट की जो लड़ाई है वो दोनों की यानी 100% उनका 4 सीट है। 4 सीट में जो चर्चा चलती है, हम तो चर्चा और सूत्रों के हिसाब से और कुछ बातचीत के आधार पर ही
आपको बताते हैं या आप हमसे पूछते हैं। मगर जो सवाल आपने अभी जो चर्चा हुई, मैं ये मानता हूं कि नितिन नवीन राज्यसभा जा रहे हैं। दूसरा, पवन सिंह की जगह क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि पवन सिंह ठीक है, क्राउड पुलर हैं, अपना भीड़ जुटाते हैं, और बीजेपी ने उनका जमकर उपयोग किया है। मगर बीजेपी ने आसनसोल से ठुकराया, फिर बिहार से भी ठुकरा दिया था पवन सिंह को। और जिस तरह से बंगाल में जो गाने का कंट्रोवर्सी हुआ था महिलाओं पर, बंगाल के चुनाव के वक्त ऐसा निर्णय बीजेपी शायद नहीं ले, उन्हें कहीं दूसरी जगह एकोमोडेट करते। तो मेरा ये सवाल है कि ये फिर दूसरा नाम कौन है? तो दूसरा नाम बीजेपी या तो अपनी पार्टी का कोई करे, या चिराग पासवान को ये करने के लिए उनकी माता जी और रामविलास पासवान को नमन करने के लिए ये काम कर दे, या फिर कोई तीसरा है। और जहां तक जेडीयू का सवाल है, जेडीयू में रामनाथ ठाकुर तो श्योर शॉट हैं, हरिवंश जी 50-50 हैं। हरिवंश जी को का संबंध प्रधानमंत्री से भी बहुत अच्छा है, और बीजेपी के फोल्ड में भी वो जाने जाते हैं। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनका फिर एक रास्ता बन जाए। मगर 50% अगर ये हटता है तो फिर वहां कौन? अब वहां कौन? नीतीश कुमार ये सिर्फ जानते हैं। मगर जो चर्चा आ रही है, उस चर्चा में अनिल हेगड़े का नाम आता है। ये एक अनिल हेगड़े हैं जो बहुत ही कर्तव्य निष्ठा वाले व्यक्ति हैं। वो नीतीश कुमार चाहते हैं हरिवंश जी को की जगह उनको लाना। हालांकि अभी जो उन्होंने कहा ज्यादा चांसेस है रिटेन का। अगर नहीं रिटेन होता है और हरिवंश जी के नाम पर कुछ परेशानी होती है, तो अनिल हेगड़े का नाम आएगा और अनिल हेगड़े को राज्यसभा भेजा जाएगा। रहा पांचवें सीट पर बीजेपी आरजेडी कभी कभी सुगुगाती है कि प्रेम गुप्ता को फिर रिपीट करा दें, जो उनकी संख्या है नहीं। और जिस तरह से तारतम्य में नहीं है महागठबंधन में कांग्रेस अलगना राज, उसके अलावा पान पार्टी एक है, तो वो कहाँ गए अभी देख लीजिए, लेफ्ट पार्टी क्या करती है। तो 40-41 का सीट आना उसके लिए मुश्किल होता है। तो प्रेम गुप्ता रिपीट नहीं हो सकते। अब प्रेम गुप्ता अपने अलग ये पर जो उनका फोल्ड है, जो उनका होल्ड है, अगर वो कर सकते हैं तो करें। अब ये देखना होगा कि क्या आरजेडी 5वां सीट उतारेगी, या आरजेडी कोई गेम खेल कर या तो उपेंद्र कुशवाहा को या चिराग पासवान की मां को सपोर्ट करे। अगर तब एक फैक्टर बन सकता है चिराग को सपोर्ट करने वाला। मगर अभी मोटा मोटी जो मैं समझ रहा हूं कि 4 सीटों पर मामला पक्का है। पवन सिंह के बारे में मैं ये दावे के साथ नहीं कहता, क्योंकि पवन सिंह की जगह कोई दूसरा नाम भी बीजेपी से आ सकता है, या एक नया प्रयोग बीजेपी कर सकती है। नया प्रयोग में क्या आलोक वत्स जी? नया प्रयोग नया में क्या? प्रयोग ये हो सकता है कि वो चिराग पासवान की मां को। अच्छा ठीक है, वही मैं आलोक वत्स जी से पूछना चाह रहा हूं, नया प्रयोग कुछ दिख रहा है आपको? मुझे तो अब साफ दिखाई पड़ रहा है कि आने वाले समय में जातिगत लड़ाई होने जा रही है। कौन जो है ओबीसी अति पिछड़े के पक्ष में कितना ज़्यादा बैटिंग करता हुआ दिखता है। बीजेपी ने शुरू कर दिया है। कर्नाटक में कांग्रेस पहले ही एक ड्राफ्ट तैयार करके बैठी है। कल यूजीसी को लेकर के जो मोहन भागवत के बयान हैं, उससे बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है कि आने वाले समय में राजनीति किस ओर जा रही है। और मैं ये देख पा रहा हूँ कि हर चीज़ को दरकिनार करके जातीय समीकरण बिठाने का प्रयास सबसे तेज किया जाएगा, और इसी रास्ते पर सब लोग जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। पीडीए की बात समाजवादी पार्टी कर रही है, तो आप देख लीजिए कि बात किस तरीके से कर रही है और क्या करने का प्रयास किया जा रहा है। आलोक वत्स जी। पंकज जी, ये हमारी विफलता है कि हम और घोर जातिवादी होते चले जा रहे हैं, और सारी पार्टियां इसको फॉलो कर रही हैं। जैसे कि अभी ये महिलाओं को देने का जो सिलसिला चला, अब ये पूरे देश में फैल गया है। ये एक तरीके का कोविड है।
एक ने शुरू किया तो सब जगह फैल जाएगा। लेकिन क्या है, ये विडंबना है और इसको हम लोग झेल रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है जो बीजेपी के पास जो 2 सीटें हैं, इसी जातिगत समीकरण को साधने के लिए हो सकता है वो अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग से किसी साधारण कार्यकर्ता को भेजकर एक मैसेज देने की कोशिश करे कि हम उस वर्ग के साथ हैं और हम उसको तरजीह दे रहे हैं। और रही बात जो 5वीं सीट है, तो उस पर हो सकता है राजद के प्रेमचंद गुप्ता टाल ठोक दें, क्योंकि उनके पास वो सारी क्वालिफिकेशन है जो उस सीट को निकालने में वो लगा सकते हैं। लेकिन फिर राजनीति की ओर मुड़ेगी, ये तो देखना है। हो सकता है वो किसी और को सपोर्ट बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन नज़र अब सबकी बनी हुई है कि आखिरकार बिहार में जो 5 सीट की वैकेंसी है उसमें कौन कितना बाजी मारेगा। 4 को लेकर के तो तय है कि 2 जेडीयू 2 बीजेपी। 5वीं सीट किसको मिलेगी? क्या आरजेडी प्रेम गुप्ता को बनाएगी या आरजेडी ऐसे कोई नए नेता का चुनाव करेगी और उसको राज्यसभा भेजेगी जो कि अपने पक्ष में 41 वोट जुटा पाएंगे? बिहार की बात में शामिल होने के लिए दीपक कुचगवे जी, आलोक वत्स जी, प्रियदर्शी रंजन जी और राम बंधु वत्स जी, बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो इस खास पेशकश में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।